बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो माशी चैलेंजेस हैं, जिस IMF प्रोग्राम की तगोदौ कर रहा है पाकिस्तान, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना बाकी है, जो $1.2 अरब के लिए जो पापड़ बेले जा रहे हैं, उस सारी सूरत हाल के अंदर एक आम आदमी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब तक एक आम आदमी महंगाई की चक्की में पिसता रहेगा, कब तक जो अशराफिया है वो आवाम के टैक्सों पर पलते रहेंगे, और कब तक एक आम आदमी सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनता रहेगा और अशराफिया जो है वो मजे लूटते रहेंगे। वफाकी काबीना का आज इजलास हुआ, अहम फैसले किए गए और कुछ देर पहले वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की मीडिया से बातचीत के अंदर इन फैसलों की तौसीक की गई कि तमाम वफाकी वज़रा तनख्वाहें और मरात नहीं लेंगे और जो किफ़ायत शारी के इक़दामात हैं वो उठा लिए गए हैं। और वजीर आजम ने यह बात कही है कि अशराफिया जो जो आम आदमी है वो तो कुर्बानी देता है, लेकिन अब अशराफिया कुर्बानी देंगे। तो सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि क्या ये अशराफिया कुर्बानी देने को तैयार हैं? क्या जो वजीर आजम ने और जो वफाकी काबीना ने जो फैसले किए हैं, क्या वो उसी तरह से इन लेटर एंड स्पिरिट उस पर अमल दरामद होगा? क्या अब की बार आम आदमी कुर्बानी का बकरा नहीं बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि IMF का जो प्रोग्राम जिसके लिए हम इतने पापड़ बेल रहे हैं, और उसके लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, और क्या पाकिस्तान की इस माशी सूरत हाल का खात्मा जिसका सामना इस वक्त करना पड़ रहा है IMF के इस प्रोग्राम से हल हो जाएगा? इन तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है माहिर माशियात हैं, साबिक चेयरमैन FBR रहे शब्बर जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो यह बताइएगा कि आज जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है, फेडरल जो कैबिनेट है, और जो फैसले आए हैं, जो इकदामात उठाए गए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने जिनका ऐलान भी किया है, क्या ये इकदामात काफी हैं? क्या ये सब कुछ होना चाहिए था जो अब हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद रईस साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। मैं अभी वो बैठा हुआ वही प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। मुझे एक सवाल का जवाब दें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें वजीर आजम के साथ कोई 8 आदमी 9 आदमी बैठे हुए हैं, और उसमें से 7 आदमी टेक्निकली सो रहे हैं। देखिए, आप गौर से देखिए, उनके रिफ्लेक्शन को देखिए, रिफ्लेक्स को देखिए। मुझे एक सवाल का जवाब दें, वजीर आजम से पूछ के कोई बंदा सवाल करे कि आपने बाकी 8 आदमियों को क्यों बैठाया हुआ है? ये क्या हो रहा है? मतलब ये किसी मुल्क में होता है कि ये 8 बंदे बैठे हुए कैबिनेट के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? किस बात के लिए? मतलब मुझे देखिए, तो ये जो इनका जो जिस तरह से ये कर रहे हैं ना, वो तो खुद ही ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये इनके बस का काम नहीं है। तो लेकिन सर, जो इकदामात उठाए गए अरे हैं, तनख्वाहें ना लेना, मरात ना लेना, प्लॉट ज्यादा ना लेना, प्रेस दफातर कॉन्फ्रेंस सुबह देखिए 7:30 खोल देना। यार, उसमें 9 आदमी बैठे हुए हैं बेसिकली। मुझे तो पूछो, वो जो 9 आदमी गाड़ी में आए, ये क्यों आए हैं? वो भी तो खर्चा है ना। मेरी बात समझ रहे हो फरीद ने क्या कह रहा हूँ? जी। इनको अक्ल है कि चलो प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, ये बाकी 9 बंदे क्यों बैठे हुए साथ में? ये किस लिए बैठे हैं? क्यों आए? इनकी चले, गाड़ियां। आपका ये पॉइंट तो पर्टिनेंट है, वैलिड है, लेकिन मैं चाहता हूं आपसे कि आप इस पे कमेंट करें कि ऑस्टेरिटी जो ड्राइव है गवर्नमेंट की, क्या वाकई यार अब की बार अशराफिया कुर्बानी देगी? देखिए, मेरी बात सुने। मैं ये सारी चीजें जो ये कर रहे हैं, ये मैं पिछले 8-10 महीने से कह रहा हूँ, मगर ये तो बिल्कुल उस वक्त आ गए हैं जब ये बिल्कुल एंड होने लगा है पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का। तो ठीक है, ये कुछ चीजें उन्होंने दी है, मगर मुझे उसमें से कोई खास ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जो कुछ मुझे कोई बहुत बड़ा सेविंग नजर आ रहा है। क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि सिक्योरिटी गाड़ियों का क्या होगा, क्या वजीर आजम के साथ 7 गाड़ियां चलेंगी, क्या वजीर आजम साहब मर्सिडीज में ही जाएंगे, क्या सारे वजीर आजम सारे सारे वुजरा मर्सिडीज में ही जाएंगे, क्या अफसरान को प्लॉट दिए जाने चाहिए? वो कहते हैं एक से ज्यादा प्लॉट नहीं देंगे। ये फरीद साहब, मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। ये बेकार की बातें हैं। मैं ज्यादा इस पे इन चीजों पर सर, वो अपना। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि 200 अरब रुपए की बचत होगी विफाक की सतह के ऊपर, जो लग्जरी गाड़ियां उनको वो खुद नीलाम करेंगे। फरीद साहब, मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। छोड़ दें, अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले गाड़ियां इंपोर्ट की हैं। अभी मेरा मकसद है इस बात को आगे चलें, जो आपने दूसरी बात की उससे बात करते हैं। ये जो पहली वाली बात है, इसका कोई ज्यादा मकसद नहीं है। दूसरी बात जो आपने कहा कि माशी, देखिए, जो चीज मैं बार बार आप सब लोगों को समझा रहा हूँ, और शायद पाकिस्तान का माशरा, पाकिस्तान का मीडिया उसको समझना चाहता नहीं है हम्म। इंटेंशनली, हम्म। वो ये है कि IMF प्रोग्राम आपके किसी मसले का हल नहीं है। हम्म।
ये तो हम पागलों की तरह लगे हैं ना कि आईएमएफ का प्रोग्राम हो गया, स्टैंड बाय हो गया, स्टाफ एग्रीमेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, ये आप ये समझे, मैं आपको बिल्कुल मिसाल से वादा करता हूँ। जब कोई रियासत बीमार होती है, जैसे पाकिस्तान है आज, तो उसको एक अस्पताल में दाखिल किया जाता है। जो इंटरनेशनल अस्पताल है उसका नाम होता है आईएमएफ। ठीक। वो किसी मर्ज का इलाज नहीं है, वो सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन है। हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप उसको हॉस्पिटल में डाल देते हैं और उसे कहते हैं यार अब ठीक है, अब आप शाम को नहीं फिरेंगे, खाना सही खाएंगे, आपके कपड़े, ये आपको आम कपड़े नहीं पहनेंगे, आप हॉस्पिटलाइज हो गए। सर लेकिन और वहां उसके बाद मौजूद डॉक्टर्स दवाइयां भी तो देते हैं ना। नहीं, यही तो आपकी परेशानी है साहब। आईएमएफ दवाई नहीं देता, यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। आईएमएफ आपको कोई दवाई नहीं देता, वो आपको दवाई प्रिस्क्राइब करता है। दवाई आपको बाजार से लेनी पड़ती है, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। आईएमएफ की इंस्टॉलमेंट सिर्फ 1.5 बिलियन है, उससे पाकिस्तान नहीं बच जाएगा डिफॉल्ट से। ये बात पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही है। जब्बर साहब, मेरा एक बड़ा सवाल है जो मैं बार बार सोच रहा हूं, और यकीनन और बहुत सारे लोग इस सवाल को सोच रहे होंगे कि ये जो $1.2 अरब की जो अभी की जो किस्त जो हमें मिलनी है, हमें कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे इसके लिए? और यार मेरी बात सुने नहीं, आप फिर मेरी बात समझ रहे। 2001 की जगह 2 कर लो, और अच्छा, 2 कल मिल जाए ना, तो भी मसला हल नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं आपसे, ठीक। मेरी गुजारिश समझे। आईएमएफ की इंस्टॉलमेंट सिर्फ आप समझे कि ऑक्सीजन है, या समझ लें उसको उन्होंने पट्टी बांध दी है, इलाज नहीं है। इलाज उस कौम को खुद करना पड़ता है, जो हॉस्पिटलाइज होता है उसको इलाज खुद तो करना सर इसका पड़ता है। इलाज क्या है? मैं चाहूंगा जरा आज बता दें, इसको दोबारा से ही बता दें। चले सर, हो सकता है सर बार बार आपके बताने से, समझाने से कोई बात आ जाए, समझ में आ जाए। इलाज है क्या सर? हल क्या है? इलाज सुने, इलाज होता है उसका कि अपना इंपोर्ट अकाउंट और एक्सपोर्ट अकाउंट बैलेंस करें, अपना टैक्स का अकाउंट बैलेंस करें, और अपना एनर्जी अकाउंट बैलेंस करें। वो तीनों अकाउंट पाकिस्तान के आउट हैं, उसको बैलेंस करने के लिए हमने कुछ नहीं किया है। तो ये पाकिस्तान आईएमएफ के इंस्टॉलमेंट के बाद भी आज की शक्ल में डिफॉल्ट में चला जाएगा, इसको कोई नहीं बचा सकता। जब मैंने दिसंबर 2021 में कहा था कि डिफॉल्ट से नहीं बच सकते, आप सारे हंस रहे थे। ठीक है, अब आज आप सारे मेरे साथ आगे हो गए हो। ठीक है, आज आप सारे मेरे साथ हो गए हो कि हाँ जी ये डिफॉल्ट होने वाला है। मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आईएमएफ की इंस्टॉलमेंट आ जाती है, आईएमएफ का सपोर्ट आ जाता है, इसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान अपनी इंस्टॉलमेंट्स, अपनी चीजें पे कर सकेगा। उसके साथ आपको लोन की रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने इंपोर्ट का बिल कम करना पड़ेगा, आपको टैक्सेस रेवेन्यू बढ़ाने पड़ेंगे, आपका एनर्जी अकाउंट सही करना पड़ेगा, जिसके लिए पाकिस्तान की कोई तैयारी नहीं है। और जब ये सारी चीजें अपनी जगह पर है, तो कोई चांस नहीं है कि आज के हालात में पाकिस्तान का आम आदमी किसी किस्म का सुकून का सांस ले सके अगले 5 साल। ये बात मेरी लिख लो कहीं। तो सर ये जो बाकी आपने जो बात कर दी है, ये तो बिल्कुल आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। लेकिन आईएमएफ प्रोग्राम, दोस्त ममालिक से मिलने वाले कर्जे या कर्जों यार की रीस्ट्रक्चरिंग, ये लोगों को चरिया बनाने के लिए की जाती है बातें। 2 ममालिक से कर्जे, ये सब लोगों को पागल बनाने के लिए की जाती है। अगर ये सब चीजें सही होती तो आज 275 बिलियन, $275 होता। आज महंगाई की सरा 40% होती। ये क्या बातें कर रहे हैं? कौन से 2 ममालिक और क्या चीजें? बेकार की बातें नहीं करे, वो जमाने गुजर गए, वो जमाने गुजर गए। अब कोई पैसे नहीं दे रहा। आपके पास 5 बिलियन की डिमांड है आईएमएफ की, किसी ने 5 बिलियन की गारंटी भी नहीं दी है आपको। आप किस दुनिया में बैठे हैं? तो आप शबर किस साहब, दुनिया? हमें एक तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी सामना है, इकोनॉमिक कोई इंस्टेबिलिटी हमारे सामने है। देखो फरीद रईस साहब, मेरी एक बात समझो, गौर से सुनो। देखो, एक बात को मान लो कि पाकिस्तान की रियासत माशी और समाजी तौर पर नाकाम हो चुकी है। अगर आप रियासत, इस नाकाम माशी रियासत को, ये रियासत 23 मरतबा आईएमएफ प्रोग्राम में गई है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो 23 मरतबा गया है आईएमएफ प्रोग्राम में, कोई और मुल्क नहीं गया। मगर हमारे दिमाग से खन्नास, हमारी बकवास, हमारी एरोगेंस, हमारा स्टाइल नहीं जा रहा है, हमारे सूट नहीं जा रहे हैं, हमारे कपड़े नहीं जा रहे हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर 8-8 बंदों को बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। किस दुनिया में बैठे हैं आप लोग यार? सर, खुदा नए का वास्ता है। इंतखाबात क्या मामले को हल की तरफ ले जा सकता है? क्या जी? मैं कह रहा हूं कि अगर इलेक्शंस की जो बात हो रही है, यानी 2023 में तो वैसे ही इलेक्शन होना है,
क्या एक जनरल इलेक्शंस पाकिस्तान के हालात को बेहतर तौर पे या बेहतरी ला सकता है? देखिए, इलेक्शन इलेक्शन का ताल्लुक मईशत से नहीं है डायरेक्टली। इलेक्शन होगा, गवर्नमेंट आ जाएगी, इस गवर्नमेंट से मुख्तलिफ गवर्नमेंट होगी, 172 एमएनए और आ जाएंगे। मगर जो मैं पाकिस्तान के माशरे को जानता हूं, मैं वो आदमी हूं जो तकरीबन हर पार्टी से डायरेक्ट ताल्लुक रिलेट करता है। जो पाकिस्तान का इस वक्त सियासी स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें इलेक्शन पाकिस्तान के पॉलिटिकल मसले का तो हल हो सकता है, मगर वो पाकिस्तान के माशी मसले का हल नहीं है। और जब मैं ये बात करता हूं तो लोग उसके डिफरेंट मतलब लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि कोई फौजी खिलाफ भी पाकिस्तान के मसले का हल नहीं है। अब बात इस्लामाबाद के हाथ से भी निकल गई है और बात पिंडी के हाथ से भी निकल गई है। अब बात कराची और लाहौर के हाथ में आ गई है, जहां असली पाकिस्तान है। तो सर, ये अगर आपने कहा पिंडी, इस्लामाबाद, इनके हाथ से मामला निकल गया है और आपने इससे पहले भी एक स्टांस रखा था कि यहाँ पे कि कोई ऐसा सेटअप आएगा जो चीज़ों को ठीक करेगा, आप अब भी उस बात पर स्टैंड करते हैं कि ये मामला अगर यहाँ से हाथ से निकल गया तो कोई पाकिस्तान से बाहर से आके मामले को देखेगा? देखिए, पाकिस्तान से बाहर के मामले तो आके देख ही रहे हैं ना आपके साथ। आईएमएफ क्या है? 3 सेकंड ग्रेड के आदमी, थर्ड ग्रेड के आदमी, जिनका आईएमएफ में बहुत लो लेवल के आदमी हैं, वो आपके लिए पाकिस्तान जो अभी स्टाफ लेवल कहलाता है, स्टाफ का मतलब होता है नीचे वाला आदमी। अभी आपका स्टाफ लेवल, आपकी रियासत स्टाफ के लेवल पे कन्विंस नहीं कर सकती आईएमएफ को। आप सोचें, अपनी औकात को देखें कि आपकी रियासत स्टाफ लेवल, जिसे कहते हैं ना नीचे क्लर्क लेवल, को भी कन्विंस नहीं कर सकी कि आप सही बात कर रहे हैं। वो क्लर्कों ने आपकी बात नहीं मानी है और वो वापस चले गए। ठीक है, वो टेक्निकली क्लर्क तो नहीं कहना चाहिए, वो स्टाफ लेवल है। ठीक है, उन्होंने भी आपकी बात नहीं मानी है। ठीक है, तो बाहर से तो आ गए ना यार, बाहर से नहीं आए तो जो आए थे बंदे, जो 4 बंदे आए थे वो पाकिस्तान से आए थे, तो बाहर से ही आए ना वो। ये शबर साहब, ये तो चले सपोर्ट के लिए ना, लेकिन इसके मुस्तकिल हल के हवाले से, मुस्तकिल हल आपने बता तो दिया, लेकिन बात ये कि क्या विद इन पाकिस्तान हम पॉलिटिकली मामलात को लेकर ऐसे चल सकते हैं कि हम इस मसले को हल कर सकने की अहलियत रखते हैं? नहीं, पाकिस्तान की रियासत को रिकंस्ट्रक्ट होना पड़ेगा। उस रिकंस्ट्रक्शन के जो बुनियादी पहलू हैं वो मैं बता देता हूं। पहला बुनियादी पहलू यह है कि जो एनएफसी का 10th एनएफसी है, उसको हमें रिवाइज करना पड़ेगा। 18वीं तरमीम को रिवर्स करना पड़ेगा। इस तरह पाकिस्तान नहीं चल सकता। पाकिस्तान को एक बहुत सख्त टैक्स का निजाम लाना पड़ेगा, जिसमें आप अशराफिया की तमाम दौलत को टैक्स करेंगे, जो आज नहीं हो रही है और ये पार्टियां उनके लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को प्रमोट करना पड़ेगा, वो इसके लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप मेंटली तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान को 2 माशी हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, एक नॉर्दर्न पाकिस्तान होगा, एक सदर्न पाकिस्तान होगा। नॉर्दर्न पाकिस्तान क्रिएट करेगा कंजम्पशन के लिए गुड्स, और सदर्न पाकिस्तान एक्सपोर्ट के लिए गुड्स क्रिएट करेगा, जहां एक्सपोर्ट के रीजन्स बनेंगे और वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा। ये पाकिस्तान के और खतोखाले में आपके सामने डिस्कस कर सकता हूँ। ये पूरा प्लान इंशाल्लाह ताला तैयार है और इसी तहत पाकिस्तान चलेगा। अब इस प्लान को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, किस तरह होगा, वो आपके सामने बात किसी वक्त सामने आ जाएगी। शबर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा। जो इकदाम उठाए गए हैं उसमें एक नई महंगाई की एक नई लहर आ रही है। कम आमदनी तबका, जो आम लोग, तनख्वाहदार आदमी, मजदूर तबका, लोगों की परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। वो इस नए तूफान का सामना कैसे करेंगे? वो कैसे अपने आप को जिंदा रखें? उनके लिए भी कोई प्लान है? कोई प्लान नहीं है, क्योंकि वो जो सफर कर रहे हैं वो इसी काबिल है, क्योंकि वो कभी माशी मसले के ऊपर सड़क पे नहीं आते। जिस कौम में माशी मसले के ऊपर लोग सड़क पे नहीं आते, उनका मुकद्दर यही होता है कि उनको 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 खुदकशियां करनी पड़ती हैं। जिस मुल्क के अंदर, आप मुझे बता दें, आज ये 22 करोड़ का मुल्क है। आप अखबार पढ़ लें, कोई अखबार पढ़ लें, कोई चीज पढ़ लें, कोई आप मीडिया का प्रोग्राम देख लें, किसी ने महंगाई के बारे में कोई मूवमेंट देखा, कोई मुजाहिरा देखा, कोई कागज देखा, कोई पत्थर देखा है आपने? तो जिस बेहिस कौम के साथ आप डील कर रहे हैं, उसका मुकद्दर यही है कि उसको अशराफिया मारती रहे और उसको हम बेवकूफ बनाते रहे, और वो इस तरह से, ये आप जो कह रहे हैं कि क्या होगा, तो ये वही होगा जो उसकी किस्मत में, उसके अमाल की वजह से लिखा गया है। बहुत शुक्रिया आपका शबर जैदी, माहिर माशियात, साबिक चेयरमैन FBI, हमसे इस मौजू के ऊपर बात कर रहे थे। एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक, नतीजा क्या निकलेगा ये जानने की कोशिश करेंगे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आज से आगाज हो गया है। लाहौर से इसका आगाज किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि जेल भरो तहरीक का आगाज करके जो हकीकी आज़ादी का बयानिया है, पीटीआई के चेयरमैन कहते हैं कि जो हकीकी आज़ादी हासिल करनी है वो जेल भरो तहरीक का आगाज करके ही किया जाएगा। यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दबाव डालना चाहती है हुकूमत के ऊपर कि जेल भरो तहरीक करके वो ना सिर्फ पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात हैं, इंतखाबी तारीख है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार मुतालबा करती रही है कि इंतखाबात होने चाहिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, आईनी मुद्दत है 90 रोज के अंदर होने चाहिए। इन सारे मामलात के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है साबिक वफाकी वजीर अली जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल अली जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो जेल भरो तहरीक जिसका आगाज किया है इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हासिल करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें फरीद, 4 चीजें इस हुकूमत ने की हैं पिछले 10-11 महीने में, जब से ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आए। पहला काम इन्होंने ये किया कि अपने सारे केसेस नैब को डाइल्यूट कर दिया और अपने सारे केसेस माफ करवा दिए। यानी कि जिस दिन शहबाज शरीफ ने FIA में पेशी देनी थी उस दिन वो तो उठाया और उसके बाद कई हफ्ते तक कैबिनेट मीटिंग के बहाने में जाती रही जब तक कि वो क्लियर ना कर सके। दूसरा, माशाल्लाह करप्शन अभी भी ये कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी गड़बड़ हो रही है। तीसरा काम इन्होंने क्या किया, मईशत को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। एक प्लान तरीके से मईशत तबाह बर्बाद कर दी और जितना डिले करते गए मिफ्ताह इसाक और IMF की कहानी को, तो आज पाकिस्तान को इधर खड़ा कर दिया है कि क्विक सैंड में हम गर्दन तक आ चुके हैं, दलदल में, और पता नहीं अब कितने दिन सर्वाइव करे बिफोर कि यहाँ पे फूड राइट्स या फ्यूल राइट्स शुरू हो जाए, बिकॉज आपके पैसे ही नहीं है कुछ मंगाने को। और चौथी चीज जो उन्होंने की कि जब भी इनसे ये सवाल पूछे जाएं और उनसे पूछा जाए और उन पर तनकीद की जाए, इन्होंने उठा के केसेस बना के हमारी लीडरशिप को, सबको अक्रॉस द बोर्ड इन्होंने धमकाना शुरू कर दिया, अरेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें एक लंबी फहरिस्त है लोगों की जो अरेस्ट हुए, ट्वीट्स के ऊपर, बयान के ऊपर और इस सारे तमाशे पे। मेरे खुद के ऊपर 3 केसेस बने हुए हैं और तीनों के तीनों ATC हैं, यानी कि मैं दहशतगर्द हूं। तो टेक्निकली आज आप एक दहशतगर्द से इंटरव्यू ले रहे हैं, पता नहीं मैंने क्या दहशतगर्दी की है। वो जो है दहशतगर्द वो उनको तो पकड़ नहीं सकते, हम दहशतगर्द हैं। अली साहब, मेरा एक सवाल यहाँ पे, और हमने इनको सारे मौके मौके सवाल जो यहाँ पे बार बार इनको मौके, देखिए मेरा सवाल आपसे, आपकी मेरा सवाल मेरी लास्ट लाइन मैं सिर्फ आपसे मैं बिल्कुल टू द पॉइंट पूछना ये चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव आपके हैं क्या, रिजल्ट आप क्या अचीव करना चाहते हैं, और साथ में ऐड ये भी चले आप जवाब देते, मैं फिर आपसे दूसरा सवाल करूंगा। शायद हो सकता है ना फिर आपको जवाब मिल जाए। तो आखिर में हमने फिर ये फैसला किया कि इनको पहले हम बताएं कि हम ये डरते नहीं हैं इनसे और जेलों से, और ये हमें क्या अरेस्ट करेंगे, हम खुद ही जेलों में चले जाते हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम इस मुल्क में साफ और शफाफ आम इंतखाबात इमीडिएटली चाहते हैं ताकि अवाम के मैंडेट से हुकूमत आए, और जो भी हुकूमत आए फिर वो पाकिस्तान को इस माशी बोरान से, ये टेल स्पिन में जो चला गया, इससे निकाले। अली जैदी साहब, हम खुद आ रहे हैं, बारी बारी हम आपको अरेस्ट करेंगे। मुझे बताइएगा, देखा गया शाह महमूद, असद उमर, ठीक है, उमर चीमा, सारी जेल भरो तहरीक के लिए आप रियासती कवानीन को तोड़ते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप कानून हाथ में लेते हैं। जेल भरो तहरीक के लिए यह तो नहीं होता कि आप जेल के सामने खड़े हो जाएं, थाना खड़े हो जाए जाके और आपको कहें कि जेल भर दो। तो ऐसा कौन सा कानून है रियासत का जिसको आप लोग तोड़ेंगे और उसकी बुनियाद के ऊपर आप जेल के अंदर डाले जाएंगे? जरा मुझे बताइए, जो अरेस्ट किया था आज शाह महमूद को, असद उमर साहब को, आजम स्वाति साहब को, सेनेटर आजम स्वाति साहब को, एक्स गवर्नर और पिछले मिनिस्टर इंटीरियर उमर चीमा पंजाब के, उनको और बाकी जो लोगों को अरेस्ट किया है, वो किस कानून के तहत अरेस्ट किया इन्होंने? इन्होंने इस मुल्क में कानून के तहत काम क्या किया है? क्या इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कानूनी फैसला मान रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं पता कि KP के लाहौर में इनको 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं हो रही? क्या इलेक्शन कमीशन, क्या हुकूमत वक्त
जो उन्होंने अपना एसपीएम लगाया है तौकीर शाह, जिसकी नोटिफिकेशन के ऊपर कोई रूल ही नहीं लिखा हुआ, एक्सटेंशन देके एक आम यानी कि रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन 1 साल के लिए लगा दिया, कोई उसमें कानून फॉलो किया? कोर्टों में भरे पड़े हैं केसेस, इनके तो कानून जो इनके ऊपर जेआईटीज बनी हुई क्या वो उनके ऊपर एक्शन हो रहा है? कानून इस मुल्क में किधर है? कौन सा कानून इस मुल्क में चल रहा? मुझे बता दें कि 1973 का जो आइन है हमारा, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन को ये सिर्फ तोड़ते चले जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से लेके बाकी सब कानून, किस कानून के तहत आजम स्वाति को अरेस्ट किया? किस कानून? क्या बिलावल और जरदारी मुकद्दस गायें हैं कि उनको शेख रशीद ने क्रिटिसाइज किया या जो मर्जी बोला उनको अरेस्ट कर लिया? वो क्या अभी वो भी मुकद्दस गाय बन गई है इस मुल्क में? तो कानून तो है ही कोई नहीं। अभी तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो करें अरेस्ट फिर। अली साहब, चले ये तो आपने बात की, लेकिन इसके साथ मुझे बता दें कि आपकी जेल भरे तहरीक का जो आगाज है लाहौर से हुआ है, पिशावर, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल, फैसलाबाद, कराची का है इसके अंदर। अली जई साहब, कराची से कोई आगाज नहीं हो रहा है जेल भरो तहरीक का? कराची बिल्कुल नहीं। कराची में हमने तो रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया, हजारों लोग, ये भी पाकिस्तान की कौम का एक माशाल्लाह कमाल है कि इमरान खान की कॉल पे और कौम उठ के खड़ी हो गई है, कौम को पूरा शऊर आ गया है। कितने हजारों लोग आके, आपके भी चैनल के थे शायद, मैंने बीपर पे दिया था, कितने हजारों लोगों ने आके वहां पे रजिस्ट्रेशन कराई है। लेकिन इस शेड्यूल में शामिल नहीं है ना, बारी भी आनी है। इस शेड्यूल में कराची का नाम, यानी कि कब जाना है, क्या मैं ये लीडरशिप समझूं के मुताबिक जब कराची का नंबर आएगा हम तैयार हो जाएंगे। नहीं अली जैदी साहब, कराची एक बड़ा शहर, वाइब्रेंट शहर है, यानी मैं ये समझूं कि कराची ना पहले आपकी जब हुकूमत में थे तब प्रायोरिटी पे था, ना आज प्रायोरिटी पर है। आप खुद कराची को बिलोंग करते हैं, यानी कराची को आपने अहम नहीं समझा इन गिरफ्तारियां देने के हवाले से? बिल्कुल ये बात नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ केपीके और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इन दो जगहों पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो पहला इन इलेक्शंस को फोर्स करने के लिए केपीके और पंजाब को लिया गया है। कराची में हम सारे तैयार बैठे हैं। हम जेल भरो तहरीक से कराची का सिंध हुकूमत में इलेक्शन नहीं लगा। हम यहां तो इलेक्शन दो जगह जहां पे होने चाहिए वहां पहले हम आजादी की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, उन्होंने पूरे मुल्क के लोगों को कहा है, सबको कहा है, हकीकी आजादी की बात कर रहे हैं। तो ये कोई सिर्फ दो सूबों की तो नहीं है, पीटीआई तो पूरे मुल्क की तहरीक है, पूरे मुल्क की जमात है। तो इसका मतलब यह कि रिस्पॉन्ड आपको नहीं किया कराची ने उस तरह से, तभी शेड्यूल में नाम लिया। बिल्कुल भी ये बात नहीं है। ये तो आपके अपने कैमरा मैंने देखा कि कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, कैसे रिस्पॉन्स था हमारा कराची में, और कितनी दुनिया इधर आई थी रजिस्ट्रेशन कराने, और कितने लोगों ने कराई भी है। हमारी स्ट्रैटेजी है। मैं क्यों स्ट्रैटेजी आपको बताऊं? हमारी कोई स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, पता चलेगा आपको क्या स्ट्रैटेजी है। मुझे यह बताइएगा कि आपकी तरफ से, आपकी जमात की तरफ से इंतखाबात के लिए बड़ा दबाव है, यानी पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी असेंबलियां इसीलिए तहलील की, आम इंतखाबात की तरफ भी आप जाना चाहते हैं। पीटीआई का यह दावा है कि अवामी मकबूलियत इस वक्त इंतहा के ऊपर है और ये राइट टाइम है कि इंतखाबात हो जाए। मेरा सवाल यह है कि इंतखाबात हो जाते हैं, जो नतीजा आएगा, जो नताइज आएंगे सामने, क्या वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कबूल करेगी, या फिर अगर नतीजा पसंद का नहीं आया, मैं एक बात कर रहा हूं, तो क्या फिर दोबारा से एहतजाज होगा? क्योंकि वही इलेक्शन कमीशन है, वही इलेक्शन कमिश्नर है, वही माहौल है इस तरीके का। इंतखाबात कैसे कबूल होंगे, ये एक बड़ा सवाल है, मैं इसका जवाब तलाश कर रहा हूं। अगर इंतखाबात ईमानदारी से हो जाएं और साफ और शफाफ इंतखाबात हों और सारी दुनिया को नजर आए कि इंतखाबात साफ और शफाफ हुए थे, तो कोई इशू नहीं है, जो रिजल्ट आ जाए। लेकिन अगर इंतखाबात के अमल के अंदर बदमाशी की गई, बेईमानी की गई, वायलेशंस की गई, रिगिंग की गई, तो फिर वो देखेंगे उस वक्त हमने क्या रद्द-ए-अमल देना है। और वो कहते हैं ना अंग्रेजी, वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। खान साहब से भी ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा इट्स प्रीमैच्योर द क्वेश्चन, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो फिर इंतखाबात की तारीख के लिए इस वक्त मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या 90 दिन में जो इंतखाबात के लिए सदर ने जो तारीख दी है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लिए, अगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता है, जो सदर ने जो बात की है, क्योंकि इसमें भी डिवीजन है,
तकसीम है इसके अंदर। कुछ इसको समझते हैं सदर ने इख्तियार इस्तेमाल किया, कुछ के नजदीक कहा जा रहा है कि सदर ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। अब अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सदर की दी हुई तारीख के हवाले से कहते हैं कि इस पर इंतखाबात नहीं हो सकते, फिर आपकी हिकमत अमली क्या है? फिर आप क्या करेंगे? जो इंतखाबात हैं उसका जो प्रोसेस है, माजरत एक्सक्यूज मी, अल्हम्दुलिल्लाह, उसका जो प्रोसेस है वो बड़ा साफ आइन की किताब में, कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर असेंबलियां तहलील हो जाती हैं तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने होते हैं। गवर्नर साहब ने डेट देनी होती है, इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी होती है, जिससे भी देनी। वो अगर अपना काम नहीं कर रहे, इसका मतलब है वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे। सदर मुमलिकत ने खत लिखा, उसका बड़ा एरोगेंट जवाब दिया इलेक्शन कमीशन ने। तो सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार है आइन के मुताबिक। उन्होंने अपनी 100% उन्होंने अपनी पूरी लीगल टीम से मुशावरत करके, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में जो लीगल टीम अवेलेबल है उससे मुशावरत करके ये खत लिखा होगा कि आप 9 अप्रैल की उन्होंने इंतखाबात की डेट दी है, अब इंतखाबात को 9 अप्रैल को होना है, डेट तो आ गई है, तैयारी करें। अब इलेक्शन कमीशन ने तैयार होना है। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो हाई कोर्ट के कहने पे कि इंतखाबात कराओ, अगले दिन लोग लाइनों में खड़े इस्लामाबाद में और इंतखाबी अमल हुआ नहीं क्योंकि अमला ही नहीं आया। तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाते चले जा रहे हैं। अली जायदी साहब, सुप्रीम कोर्ट जज की मुबैना जो ऑडियो लीक है उसके बाद यह तासुर मिल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई फेवर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहा है। आप क्या इस मुबैना ऑडियो लीक जो जज की आई है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें मुतालबे या तहकीकात का मुतालबा रखती है कि उसकी तहकीकात की जाए? क्योंकि ऐसे तो कहीं ना कहीं टिल्ट आपकी तरफ या फेवर आपको मिलता हुआ इसमें दिखाई देता है। मैंने तो जी ऑडियो सुनी नहीं, मैं किसी की प्राइवेट गुफ्तगू लीक ऑडियो सुनने का कायल नहीं हूं। मेरे पास अक्सर आती रहती है, मैं अगर वो टीवी पे चल गई तो चल गई। मैं ये फजूल हरकतें नहीं करता कि मैं लोगों के अंदर ईव्स ड्रॉपिंग करूं। कोर्ट के परमिशन के बगैर आप किसी की ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के जज यही कर रहे हैं। अब आप बताएं, आप थोड़ी देर पहले मेरे से सवाल पूछ रहे थे भाई कानून की बालादस्ती का, तो किस कानून की बात कर रहे हैं इस मुल्क में जो चल रहा है? बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, और यह तहकीकात होनी चाहिए कि कौन था इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के पीछे, कौन ये करवा रहा है, किसने लीक की। यू मस्ट गेट टू द बॉटम लाइन, और उसको फिर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो भी इस मुल्क में ये ऑडियो और वीडियो लीक का ये बिल्कुल ये कोई घटियापन की सियासत 1960 में अमेरिका में होती थी। हम ये 2023 में बैठे हुए, हम किस दुनिया में रह रहे हैं? ये हाल है पाकिस्तान के माशी मसलों का कि लोगों की रिकॉर्डिंग करते फिरे। कमाल हो गई बात। अली साहब, लेकिन इसी ऑडियो लीक के बाद 2 जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल मंदोकेल, इन्होंने इनकार किया है जज जिनकी ऑडियो लीक आई उनके साथ बैठने में। 6 बार काउंसिल ने जो है रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया है, तो मामला तो संगीन है अली जायदी साहब। जी मामला संगीन है। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस, बड़ी उनकी लॉन्ग जर्नी होती है सुप्रीम कोर्ट के जज तक पहुंचने तक, और आई एम श्योर कि वो खुद इसको हल कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ। कानून के दायरे में रहते हैं वो खुद, उनसे ज्यादा कानून नाम तो कोई नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो वो खुद हल कर लेंगे। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन अली जायदी साहब आपसे, मैं इस पे कमेंट ही नहीं करना चाहता। वन लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्या अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ते हैं? देखिए, मेरा तो कोई राब्ता नहीं है, बाकी किसी के होंगे तो फिर वो पता होगा चेयरमैन साहब को। मेरा कोई राब्ता नहीं है, मेरा था, मुनक़ता हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका अली जायदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर, हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक, इमरान खान का उस पर खिताब, इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल वड़ाई साहब, आज ये जो जेल भरो तहरीक का आगाज हुआ है कि एक तरफ हम देख रहे हैं जहां लाउड स्पीकर के ऊपर पुलिस एहलकार ऐलान कर रहा है कि किसी ने आना है तो आ जाए, क्या आप समझते हैं कि क्या महज ये एक अलामती है या फिर वाकई इसका वो रिस्पॉन्स भी नजर आया जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा करती है? देखिए जी, पहली तो बात होती है कि तहरीक की टाइमिंग क्या है। तो तहरीक की टाइमिंग बहुत अच्छी है। उसकी वजह यह है कि हर हलके में कैंडिडेट्स जो हैं वो मुतहरक हैं टिकट लेने के लिए। उनके साथ लोग हैं, वो आके ज़मान पार्क बैठे हुए हैं। तो 8-10 लोगों का हर कॉन्स्टिट्यूंसी में से जो सैकड़ों कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उनमें से आना कुछ मुश्किल नहीं है। तो इसलिए एक तो ये है कि फर्टाइल टाइम है और लोग इसमें आते जाएंगे और लोग जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनते जाएंगे। ठीक। ये बड़ा अपॉर्चून टाइम है। तो मेरा ख्याल है कि इससे एक इलेक्शन कैंपेन का फिजा जो है वो बनी रहेगी। ये एक तरह इलेक्शन की एक्सरसाइज है। ये जो जेलों में भी जाएंगे और वहां बैठ के नारे लगाएंगे और एक तरह से ये भी कहेंगे कि हम जनाब जेल से हुए हैं और ये अपनी पार्टी के और भी लायल हो जाएंगे। देखिए सुहेल वड़ाई साहब, जेल भरो तहरीक के हवाले से तो उसका बुनियादी जो 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 जुज है वो ये कि आपने रियासत के कवानीन को तोड़ना है, उनको हाथ में लेना है। तो क्या ये महज फोटोशूट रहेगा पीटीआई रहनुमाओं के लिए? क्योंकि एक तरफ जहां इमरान खान साहब अदालतों के अंदर अपनी जमानतें अपनी अपने अपने वो अगर वो एक्सक्यूजेज हम कह लें कि वो नहीं आ सकते हैं, जमानती मनचलके जमा कराए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोगों से कह रहे हैं, अपने अपने अवाम से कह रहे हैं कि आए और वो जेल को भरें। तो ये दोहरा मेयार क्या चल सकेगा? देखिए, दोहरा मेयार चलता रहता है। इसी तरह दोहरा मेयार चल रहा है कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी होगी तो जाहिर है उसमें अरेस्ट हो जाएंगे। और दूसरा यह है कि अगर ये दफा 144 ना होती तो शायद कोई और गैर कानूनी काम करते, कोई बत्तियां तोड़ते या लाइटें तोड़ते या पत्थर मारते। तो मेरा ये ख्याल है कि बेहतर है कि उन्होंने पुरअमन ही रखा है अभी तक और पुरअमन ही रहना चाहिए। और सुहेल वड़ाई साहब, जिस तरह से खान साहब ने 90 दिन के इंतखाब की भी बात की है कि जनाब इसमें हो जाना चाहिए, वरना तो उन्होंने कहा है जनाब कौम को और मजीद बाहर निकलना पड़ेगा, ये एक बनाना स्टेट या रिपब्लिक की तरह जो है वो इसकी अक्कासी हो जाएगी कि ये बिल्कुल उसका मंजर पेश करेगा। बिल्कुल जी, इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। कोई इसमें भाम नहीं है, कोई इसमें दो राय नहीं है। इलेक्शन 90 दिन के अंदर होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये है कि आप कौमी और सूबाई को इकट्ठा कराने के लिए थोड़ी अमेंडमेंट कर लें, सोच लें, लेकिन वो कंसेंसस से होना चाहिए। उसके लिए दोनों पार्टियां जो बड़ी हैं इनको आपस में मुज़ाकरात के दरवाजे खोलने चाहिए। तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली के अंदर एंट्री देनी चाहिए और एंट्री दे के आपस में मुज़ाकरात करनी चाहिए। तो क्या जो दबाव डाल रहे खान साहब हुकूमत के ऊपर, वो आपको लगता है कि नतीजा खेज साबित होगा? नहीं, ना भी नतीजा खेज साबित हो उसका फायदा इमरान खान को ही होगा कि कम से कम उनकी पार्टी एक्टिव रहेगी। अगर इसके नतीजे में इलेक्शन नहीं भी होते ना हो, कम से कम वो मुतहरक तो रहेंगे। और ये मुझे बता दीजिएगा कि इलेक्शन के इस दबाव को बढ़ाने के लिए, तारीख लेने के लिए, आपको क्या लगता है खान साहब मजीद किस हद तक और आगे जा सकते हैं? इससे आगे क्या जाए? मेरा ख्याल है जेल भरो तहरीक की मेरा ख्याल है आखिरी है। इस्तीफे पहले दे चुके हैं, बल्कि वक्त से पहले दे चुके हैं। उन्हें इस्तीफे वक्त से पहले नहीं देने चाहिए थे। जो असम्बलियां उन्होंने तोड़ी वो भी वक्त से पहले तोड़ी, वो अच्छा फैसला नहीं था। मैं तो उससे एग्री नहीं करता। उन्हें लेट तोड़ने चाहिए थे। और ये जेल भरो तहरीक का फैसला क्या सही किया उन्होंने सुहेल वड़ाई ये साहब? मेरा ख्याल है सही फैसला है। इसकी वजह यह है कि इससे कारकुन मुतहरक रहेंगे और एक तरह से उनकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। जेल जाने का जो कहते हैं तहरीक इंसाफ के लोग जेल नहीं काट सकते, तो एक तरह से वो जेल भी काटने के काबिल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल वड़ाई साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, इस चीज़ के ऊपर बातचीत कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। फरीद रईस को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।